नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि अपने एग्जाम से पहले इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ के जाइएगा, करंट अफेयर को ऐसे पढ़े, मॉक पेपर जरूर सोल्व करके जाइएगा या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर एनालाइज करके जाइएगा, क्योंकि ये मैं आपको काफी सारी वीडियोस में ऑलरेडी बता ही चुका हूं और ये बताने का अब टाइम भी नहीं है क्योंकि फाइनल टाइम आ चुके हैं, एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं हाउ टू अटेम्प्ट आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम, यानी कि जब आप एग्जाम हॉल में होंगे, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने होंगे, तो आपको अपना क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, किन किन चीजों को आपको ध्यान रखना है, जिसके बाद आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। और फ्रेंड्स, जो आजकल ये ऑनलाइन एग्जाम होता है यानी कि सीबीटी एग्जाम होता है, जिनमें मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको अटेम्प्ट करने की दो पावरफुल ट्रिक होती है, सुपर ट्रिक होती है, जिनके बारे में काफी सारे लोग नहीं जानते। तो मैं आपके साथ दोनों ही ट्रिक प्रॉपर डिटेल के साथ शेयर करने वाला हूं, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सेक्शन वाइज टाइमिंग को कैसे डिवाइड करें, कौन से सेक्शन को कितने टाइम के अंदर हमें सोल्व करना चाहिए, तो प्रॉपर डिटेल के साथ शेयर करूंगा अपने एग्जाम से पहले। इस वीडियो को एक बार आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था फ्रेंड्स, वे टू सक्सेस की फर्स्ट फ्रेंचाइजी खुल चुकी है। शुरुआत हमने अपने ही शहर से की है, उत्तर प्रदेश के अंदर शामली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, दिल्ली एनसीआर के अंदर आता है। फ्रेंड्स, ये वे टू सक्सेस का फर्स्ट कंप्यूटर टाइपिंग इंस्टीट्यूट है, जहां पर हिंदी और इंग्लिश की दोनों ही टाइपिंग सिखाई जाती है एकदम रीजनेबल फीस के ऊपर। अगर आप टाइपिंग रियली में सीखना चाहते हैं विद सर्टिफिकेट अफिलिएटेड टू गवर्नमेंट, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मैंने नीचे दिए हुए। अभी केवल फर्स्ट फ्रेंचाइजी ओपन हुई है जो कि कंप्यूटर टाइपिंग की है, उसके बाद काफी सारी फ्रेंचाइजी ऑल इंडिया में लेकर आने वाले हैं। अभी तो केवल शुरुआत है। तो जो हमारे शहर से बिलोंग करते हैं, आसपास से, शामली के आसपास से, तो जरूर कांटेक्ट करें। कंप्लीट एड्रेस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, एक होता है परफॉर्मेंस प्रेशर, यानी कि जब आपको कहीं पर परफॉर्म करना होता है तो उस टाइम पर आपके माइंड पर एक जबरदस्त प्रेशर आता है और परफॉर्मेंस के बाद जो रिजल्ट निकल के आना चाहिए वो नहीं आ पाता। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी को कहना चाहूंगा, जो ये परफॉर्मेंस प्रेशर है ये आपके माइंड पर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, ये काफी डेंजरस हो सकता है। और फ्रेंड्स, काफी सारे लोग सोच रहे हो कि ये कैसे दूर करें। फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस प्रेशर तभी दूर होगा जब आपको खुद पर कॉन्फिडेंस होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिए कि हाँ, मैं एग्जाम में अच्छा कर सकता हूं। काफी सारे लोग डरे हुए हैं कि यार पता नहीं एग्जाम क्रैक कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, किस टाइप का एग्जाम आएगा, कहीं टफ शिफ्ट हमारे पास ना आ जाए। तो फ्रेंड्स, आपको डरने की जरूरत नहीं है और कॉन्फिडेंस तब आएगा आपके अंदर एग्जाम से पहले जब आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे कि हाँ, मेरी तैयारी अच्छी है, मैं एकदम पॉजिटिव हूं, एग्जाम में अच्छा करके आऊंगा और बाकी आप भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है, आपने तो अपनी तरफ से जबरदस्त मेहनत की है। तो फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस प्रेशर माइंड के ऊपर नहीं आने देना है। बात करते हैं सेकंड टिप के बारे में, जो कि क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट के अंदर आपको उनको सोल्व करना होता है। तो जब आप अपने एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे होते हैं तो आपकी एक नजर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन के ऊपर भी रहनी चाहिए। कंप्यूटर स्क्रीन की लेफ्ट पर या फिर ऊपर या फिर राइट में टाइम चलता रहता है, जो कि बैकवर्ड चलता रहता है। तो क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते टाइम आपकी नजर उस पर रहनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने की स्पीड को मेंटेन रख सकते हैं। काफी सारे लोग यही गलती करते हैं, बस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने में लगे रहते हैं और जब 10-15 मिनट बच जाती है तब देखते कि यार मेरे पास तो टाइम नहीं है और क्वेश्चन सोल्व किए बिना रह गए 30-40। तो फ्रेंड्स, इस चीज का ध्यान रखना है। स्टार्टिंग से क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना जब आप शुरू करें, देखते रहिएगा कि टाइम मेरे पास कितना बचा है। टिप नंबर 3 है आपके क्वेश्चंस को सोल्व करने के तरीके से रिलेटेड। काफी सारे लोग क्या करते हैं, स्पेशली जब वो रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि यार हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, रफ शीट के ऊपर हम अपने माइंड में ही क्वेश्चन को इमेजिन करके कैलकुलेशन कर लेंगे। रीजनिंग में काफी सारे लोग अगर सीरीज को सोल्व कर रहे हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ऐसे पेन से लेयर बना देंगे, लेकिन रफ शीट का इस्तेमाल नहीं करते। काफी सारे लोग मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की कैलकुलेशन इमेजिन करके माइंड के अंदर ही सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है, आप लोग सोचते हो कि लिखने का टाइम बच गया, हमने तो काफी टाइम बचा लिया। नहीं फ्रेंड्स, ऐसे आप अपना टाइम वेस्ट कर दो। जब आप इमेजिन कर रहे होते हैं ना, आपको पता नहीं चलता टाइम कितनी स्पीड से चल रहा होता है। तो फ्रेंड्स, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीका यही होता है, जो आपको रफ शीट मिली होती है ना ऑनलाइन एग्जाम में, तो उसका प्रॉपर इस्तेमाल करें। अगर कोई क्वेश्चन ज्यादा टफ है, कॉम्प्लिकेटेड है, चाहे वो रीजनिंग का या फिर मैथमेटिक्स का ही क्यों ना हो, उसकी प्रॉपर डिजिट रफ शीट पर लिख लीजिए और फिर फास्ट कैलकुलेशन आप रफ शीट पे ही कर सकते हैं, ना कि इमेजिन में आप क्वेश्चंस को गलत भी कर सकते हो और टाइम भी आपका ज्यादा लगेगा। तो प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से रफ शीट पर लिखिए और
उसका भरपूर इस्तेमाल करिए। रफ शीट का काम यही होता है कि आप उसका इस्तेमाल करें। तो इमेजिन करके ये मत सोचिएगा कि मैंने टाइम बचा दिया, आप वहां पर टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, एक ही क्वेश्चन के ऊपर बैठ के सोचते रहते हो, ये बहुत गलत है। बात करते हैं टिप नंबर 4 के बारे में, जो कि है हाउ टू डील विद नेगेटिव मार्किंग। फ्रेंड्स, आपके इस एग्जाम में 0.33 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग के साथ डील कैसे करें? फ्रेंड्स, जब आप क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते रहते हैं, अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसके ऑप्शन को लेकर आप 100% श्योर नहीं हो, या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि उसमें आपको 90% और 10% का डाउट हो, आपको लगता हो कि हाँ 90% ऑप्शन यही है और 10% ये नहीं भी हो सकता है, तो इस सिचुएशन में आपको नेगेटिव लगाकर बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ना है। उस क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ दे, रिव्यू के लिए छोड़ दे, फंक्शनैलिटी का इस्तेमाल करें, टैग कर दीजिए या फिर उसको बुकमार्क कर दीजिए, बाद के लिए छोड़ दे। आपको ऐसा नहीं करना, उसके ऊपर तुक्का मार के आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ना। सबसे डेंजरस तरीका यही है, आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि आपने कितने नेगेटिव वहां पर लगा दिए। तो ये तरीके तो आपको अपनाने ही। जो भी क्वेश्चन इस सिचुएशन में फंसे, जहां पर भी आपको डाउट हो, उसको वहीं पर छोड़ के चलें, बाद में देखेंगे उसको, तभी सॉल्यूशन करके आगे मत बढ़िएगा। और फ्रेंड, जब आप कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर लोगे, उसके बाद बारी आती है इन सभी छोड़े हुए क्वेश्चंस की। अगर आपको ये लगता है कि मैंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस की है एग्जाम में 80 प्लस के आसपास, तो आप वहीं पर छोड़ दें। अगर आपको लगता है कि यार थोड़ा स्कोर कम रह गया, 4-5 क्वेश्चन और सही अगर हो जाते हो तो मैं एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर आपको उन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है जिनमें आपको डाउट था, 10%, 90% का या फिर 50% का डाउट था। तो कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करिए, ज्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी, कहीं आप 10-15 नेगेटिव लगा के आ जाओ, नहीं, एक एवरेज बनाइए कि अगर मैं 5 यहां पर क्वेश्चन डाउटफुल वाले क्वेश्चन लगाता हूं तो बात बन सकती है। तो केवल 5-6 नेगेटिव आप लगा सकते हो, वो आपकी नेगेटिव नहीं होंगे जिनमें आपका डाउट था, क्योंकि काफी ज्यादा चांसेस है उन क्वेश्चंस के सही होने के, केवल उन्हीं को लगाइए। आपको ये नहीं करना आपने एक टारगेट बनाया कि 5-6 मुझे नेगेटिव लगाने हैं और आपने वो क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए जिनका आपको पता ही नहीं, जो क्वेश्चन आपने कभी भी पढ़ा नहीं, जिनका आपको कोई भी आइडिया नहीं, उन क्वेश्चंस के ऊपर आपको कभी भी नहीं जाना, केवल उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर काम करिएगा लास्ट में जिनमें आपको डाउट था। तो ये एक तरीका होता है नेगेटिव मार्किंग के साथ डील करने का। टिप नंबर 5 है, फ्रेंड्स, एग्जाम में अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड या फिर कंफ्यूजिंग आ जाए तो आपको उसके ऊपर बैठ के टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। काफी सारे लोग होते हैं ना, स्पेशली जनरल अवेयरनेस में, अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो उसके आंसर के बारे में बैठ के सोचने लग जाते हैं, 1-2 मिनट ऐसे ही गवा देते हैं कि यार ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो था, इसका ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्वेश्चन का आंसर लगाऊं या फिर ना लगाऊं। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि यही वाली सिचुएशन है जो आपका सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करेगी। आपको पता नहीं चलेगा कि टाइम कहां पर चला गया। काफी सारे लोग के सामने मैथ का थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो यार सोचने लग जाते हैं, कैलकुलेशन कर देंगे, पूरी रफ शीट भर देंगे उसका आंसर लाने में। नहीं करना है फ्रेंड्स। अगर आपको कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि ये मेरा ज्यादा टाइम ले सकता है तो उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दे, रिव्यू का टैग कर दें और आगे बढ़ जाइए, उसको बाद में देखेंगे। क्योंकि आपका टारगेट रहना चाहिए कि मुझे स्टार्टिंग में ज्यादा से ज्यादा टाइम बचाना है लास्ट के लिए। आपको सुपर फास्ट तरीके से चलना है, ठीक है, स्पीड से आपको चलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फाइनली बात करते हैं लास्ट और टिप नंबर 6 के बारे में, जो कि है हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि सीबीटी एग्जाम को अटेम्प्ट करने की 2 पावरफुल ट्रिक होती हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो सीबीटी एग्जाम हमारे ऐसे होते हैं जिनमें क्वेश्चंस मिक्स होते हैं, उनको काफी सारे लोग 2 तरीकों से सोल्व करते हैं, जिनमें से एक तरीका होता है कि वो पहले टारगेट सेट कर लेते हैं कि जीएस में पहले अटेम्प्ट करूंगा, सेकंड पे मैं रीजनिंग अटेम्प्ट करूंगा, थर्ड पे मैं मैथमेटिक्स अटेम्प्ट करूंगा। काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर क्वेश्चन मिक्स है, यानी कि कहीं पर रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए, कहीं पर जीएस के क्वेश्चन आएंगे, कहीं पर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे, उसमें हम कैसे सेक्शन वाइज डिवाइड करेंगे कि पहले हम जीएस को कैसे अटेम्प्ट कर लेंगे। क्वेश्चन तो मिक्स हैं, लेकिन ये बेटर तरीका होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपके साथ प्रॉपर डिटेल के साथ डिस्कस करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सेक्शंस को डिवाइड कर लीजिए कि मैं पहले कौन से सेक्शन को प्रेफरेंस दूंगा। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको सबसे पहले जीएस को सोल्व करना चाहिए, सेकंड नंबर पर आपको रीजनिंग, थर्ड पर आपको मैथमेटिक्स को देना चाहिए, और आप टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग भी सेक्शन को डिवाइड कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग तो आपको जनरल अवेयरनेस को मैक्सिमम 15 मिनट में सोल्व करना चाहिए। रीजनिंग के अगर 30 क्वेश्चंस हैं तो मैक्सिमम आपको 25 मिनट के अंदर सोल्व करने चाहिए, और मैथमेटिक्स के अंदर अगर 30 क्वेश्चन है तो मैक्सिमम आपको 40 या फिर 45 मिनट्स के अंदर सोल्व करना है। फिर भी आपके पास 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा बच जाएंगे, जिनके बाद आप क्वेश्चन पेपर को एक बार अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। ये तरीका होता है। अब मिक्स क्वेश्चन को सेक्शन वाइज अटेम्प्ट कैसे करें, और जो लोग करते हैं उनका मैं आपको तरीका बता दूं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके सामने
क्वेश्चंस मिक्स भी आ रही हैं और आपने सोचा है कि मैं पहले जीएस को अटेम्प्ट करूंगा, तो क्या करते हैं काफी सारे लोग, पहले जीएस के क्वेश्चंस के ऊपर ही फोकस करते हैं। अगर पहले रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट कर दिया, और फिर आ गया जीएस का तो उसको सोल्व कर दिया, फिर आगे बढ़े, मैथ्स का आ गया, फिर उसको आगे कर दिया, और फिर आगे बढ़े, जीएस का आ गया, उसको सोल्व करा, फिर नेक्स्ट बढ़ गए, फिर अगर रीजनिंग का आ रहा है उसको छोड़ दिया, फिर जीएस का करा। ऐसे करते करते 100 क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं और केवल जीएस के क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए रहते हैं। और आप अपनी टाइम ड्यूरेशन भी देख सकते हैं कि मैंने जीएस का सोल्व किया केवल, और मैंने लगभग 15 मिनट में जीएस निपटा दी। उसके बाद रीजनिंग को वो लोग टारगेट करते हैं, फिर फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पहुंच जाते हैं, फिर रीजनिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, और फिर वो देख लेते हैं कि हाँ मेरा इतना टाइम हुआ, और फिर वो लास्ट में मैथमेटिक्स के, क्योंकि लास्ट में केवल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बचेंगे, फिर आप उनको प्रॉपर सोल्व कर सकते हैं। तो एक बेटर तरीका होता है। इससे क्या होता है, जो सीबीटी एग्जाम की प्रॉपर कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी होती है ना, कि क्वेश्चन को बुक मार्क करना, क्वेश्चन को टैग करना, उसका भी प्रॉपर इस्तेमाल हो जाता है। क्योंकि जो राइट में आप देख सकते हैं कि पूरी टैब बना होता है जिसमें आपके 1 to 100 तक लिखे होते हैं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर भी जंप कर सकते हैं, यानी कि पूरी इंडिपेंडेंस आपके पास होती है फंक्शनैलिटी को इस्तेमाल करने की। तो ये ठीक तरीका है मेरे अकॉर्डिंग, आप टाइम के साथ क्वेश्चंस को मैनेज कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। फ्रेंड्स, दूसरी ट्रिक ये होती है कि आप क्वेश्चन पेपर को मिक्स तरीके से ही सोल्व करते हुए चल रहे हो, जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर सेट किया हुआ है। यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जो क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हो, जो क्वेश्चन ईजी है, जिनमें कैलकुलेशन की बहुत कम जरूरत है, जिनको आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, सबसे पहले आपको उन्हीं को ही टारगेट करना है। आपने क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना स्टार्ट किया, ठीक है, स्टार्टिंग से अगर कोई क्वेश्चन जीएस का है, फटाक से आपने आंसर लगाया, अगर आपको आता है, उस क्वेश्चन के ऊपर आपको बैठ के नहीं सोचना है, आपको तुरंत आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर रीजनिंग का पढ़ रहे हैं, आपने फटाफट लॉजिक लगाया, कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपने सोल्व किया, फिर आप आगे बढ़ गए। कोई क्वेश्चन मैथ्स का आया, वो कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें आपको लगा कि यहां पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम है लेकिन सोल्व कर दूंगा, टाइम लेगा क्वेश्चन, तो उसको आपने रिव्यू कर दिया, ठीक है, उसके ऊपर एक ऑप्शन का फंक्शन का इस्तेमाल कर दिया, रिव्यू बुक मार्क करके आपने छोड़ दिया कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, इसको मैं बाद में देखूंगा। तो ऐसे ऐसे आपने पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर लिया। उसके बाद जो रिव्यू क्वेश्चन थे आपने बुक मार्क करके छोड़े थे, फिर स्टार्टिंग से लेके उनको आपने रिव्यू कर लिया। ऐसे भी आपको काफी सारा टाइम बच जाता है। तो ये बेटर दो तरीके होते हैं, सबसे ज्यादा लोग इस दूसरे वाले तरीके का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपके लिए कौन सी ट्रिक सबसे बेस्ट बैठती है। मेरे हिसाब से दोनों ही ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था हमारा कंप्लीट वीडियो। आई होप आपको पसंद आया और आई होप आप अच्छे समझ गए होंगे। और जिन लोग का एग्जाम फर्स्ट फेज में ही है, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। मैं प्रे करता हूं आप सभी एग्जाम में काफी अच्छे स्कोर्स कर सको और इस जॉब को क्रैक कर सको। तो चलिए फ्रेंड्स, पसंद आयो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा जिन लोग का एनटीपीसी का एग्जाम है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।